हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ का जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि एक बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड को चुनने का क्या तरीका होता है, क्या क्राइटेरिया होता है और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कुल 6 पैरामीटर जो कि मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिनके बेसिस पे मैं खुद फ़िल्टर करता हूँ बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बारे में सोच रहे हैं म्यूचुअल फ़ंड में, तो इन 6 पैरामीटर को अगर आप फॉलो करते हैं और तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छा म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो पैरामीटर है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले देखना है कि जिस भी फ़ंड को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका फ़ंड साइज़ क्या है। कई बार होता है कि हम गलत फ़ंड साइज़ वाला म्यूचुअल फ़ंड चुन लेते हैं। अगर फ़ंड साइज़ काफ़ी कम रहता है तो जो म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, फ़ंड मैनेजर होते हैं, वो उस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये वाकई पाया गया है इस तरह की बातें। लेकिन जो फ़ंड साइज़ बड़ा होता है जिन म्यूचुअल फ़ंड का, उस पे जो फ़ंड मैनेजर है उस पे अधिक ध्यान देते हैं। उस पे 2 से 3 फ़ंड मैनेजर को लगाया जाता है कंपनीज़ के द्वारा, ताकि वो अच्छा खासा रिटर्न दे सकें। तो फ़ंड साइज़ मैटर करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM या फिर फ़ंड साइज़ जिसे कहते हैं, वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है तो ऐसे फ़ंड को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है आपका एक्सपेंस रेशियो। देखिए, एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि म्यूचुअल फ़ंड जो आप पैसा डालते हो, ठीक है, तो वो आपके बिहाफ पे जो फ़ंड मैनेजर है वो इक्विटी मार्केट में निवेश करता है, रिटर्न प्राप्त करता है और वो रिटर्न आपको देता है। तो बदले में कुछ वो फ़ीस लेता है, चार्ज लेता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो जो आइडियल एक्सपेंस रेशियो माना जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, वो जितना कम हो सके उतना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मिनिमम तो होता होगा ना क्राइटेरिया। तो ये माना जाता है एक्सपर्ट के द्वारा कि 0.75% तक अगर एक्सपेंस रेशियो है, इससे कम है 0.75% तक, तब तो ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। जो आइडियल यही माना गया है कि जितना कम हो सके उतना ही आपके लिए बढ़िया है, भाई आपका पैसा बचेगा, ठीक है। तो और क्या चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं, मैंने सारा कुछ लिख के रखा है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा अल्फ़ा रेशियो। अगर आप फ़ंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो अल्फ़ा रेशियो को ज़रूर चेक कीजिए। अल्फ़ा रेशियो क्या होता है? देखिए, अल्फ़ा रेशियो बताता है कि जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो आपके बेंचमार्क के तुलना में कितना अधिक है, या फिर उसके बराबर है, या फिर उसके कम है। तो यहाँ पे 3 तरीके से अल्फ़ा रेशियो को मेजर किया जाता है। नंबर 1, अगर अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि आपने जो फ़ंड सेलेक्ट किया है वो अपने बेंचमार्क से ना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ना ही कम दे रहा है, बिल्कुल उसके बराबर दे रहा है। तो ऐसे फ़ंड को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे फ़ंड में निवेश करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। दूसरा सेगमेंट क्या है इसका? अगर अल्फ़ा रेशियो का जो वैल्यू है वो 0 से कम हो, निगेटिव में हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो फ़ंड आपने सेलेक्ट किया है वो अपने बेंचमार्क की तुलना में रिटर्न कम दे रहा है। तो ऐसे फ़ंड को तो आपको डेफिनेटली इग्नोर कर देना है, हटा देना है, रिजेक्ट कर देना है। भाई, जो फ़ंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो वो क्या ही आपको रिटर्न बना के देगा। तो तीसरा पॉइंट क्या बचता है इसमें? तीसरा पॉइंट बचता है कि अगर अल्फ़ा का रेशियो आप देखते हैं 0 से अधिक है, अल्फ़ा का रेशियो जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है। अगर 0 से अधिक है तो वो बेस्ट है। इसका मतलब होता है, अगर 0 से अधिक होने का मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, उससे अधिक रिटर्न बना के दे रहा है, तो ये आपका अच्छा है। 0 से अधिक कहने का मतलब अगर 1.5, 1.8, 2, 3 इतना है, बहुत अच्छा है। तो ये हमारा हो गया तीसरा पैरामीटर। और क्या पैरामीटर हो सकता है? चौथा पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया है, ये है आपका फ़ंड का एज। ये भी बहुत मैटर करता है। जो फ़ंड का एज है कम से कम 5 साल से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा किसी फ़ंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ हो, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 18 महीने, 3 साल, तो ऐसे फ़ंड को आप इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसे फ़ंड का जो डेटा है वो अभी उतनी ज़्यादा भरोसे के लायक नहीं होता है, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि इसने रिटर्न कैसा बना के दिया है, फ़ंड मैनेजर कैसा है, स्कीम कैसी है ये, और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, लिक्विडिटी कितनी है। तो ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में जो फ़ंड का साइज़ अगर 5 साल से कम है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने से बचें। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। इसके अलावा जो पाँचवा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका NFO और सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फ़ंड। दोनों को मैं बारी बारी बता देता हूँ। पाँचवा पॉइंट है NFO, जिसे हम न्यू फंड ऑफ़र कहते हैं।
बहुत सारे लोग इस बात का समर्थन करते हैं या फेवर करते हैं कि आपको न्यू फंड ऑफ़र में निवेश करना चाहिए। न्यू फंड ऑफ़र क्या होता है, मैं यहाँ पे शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यू फंड ऑफ़र का सिंपल सा मतलब है, जैसे कोई स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, तो इसी तरह म्यूचुअल फंड में अगर कोई नया स्कीम लॉन्च होता है, म्यूचुअल फंड स्कीम, तो वो एनएफओ के थ्रू लॉन्च होता है। तो बस सेम दोनों का मतलब यही है। तो आपको एनएफओ से बचना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई नया स्कीम देखा और उसमें निवेश करना चालू कर दिया। फिर से वही बात आती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि जियो और ब्लैक रॉक ने साझेदारी की है और वो भी अपना न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। क्या ज़रूरत है नए कंपनीज़ में, नई स्कीम में जल्दीबाजी में कूदना, जब हमारे पास ऑलरेडी बेहतर विकल्प हैं, जो फ़ंड ऑलरेडी मार्केट में है, जिनका एज 5 साल से ज़्यादा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल पुराने फ़ंड हैं, जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, शानदार रिटर्न बना के दिया है, तो हम उसको चुन सकते हैं। तो एनएफओ से आपको बचना है। एंड लास्ट में मैंने क्या बताया था कि सेक्टोरियल एंड जो थीमेटिक फंड होता है, यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो फार्मा सेक्टर हो गया और टेक सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सेक्टर। तो यहाँ पे आपको रिटर्न आपको दिख रहा होगा, अगर आप चेक करेंगे तो 15%, 16%, 18% के आसपास ये रिटर्न बना के देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कम होने की वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि जो सेक्टोरल फंड है या फिर थीमेटिक फंड है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर भविष्य उनका अच्छा है, तो आप इनसे बचिए। इसकी जगह आप फ्लैक्सी कैप फंड या फिर और भी जो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप इवन, वो भी बेहतर होता है इनकी तुलना में, क्योंकि वहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलता है। वो सब कंपनियां, जैसे मिड कैप फंड की भी मैं बात करूँ तो वो फार्मा सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीएसयू में भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर इसके अलावा डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन दिखता है, जिसकी वजह से रिस्क कम होता है और रिटर्न भी ठीक मिलता है। वही 15 से लेकर 18% के बीच में रिटर्न वहाँ भी मिल जा रहा है, लेकिन रिस्क कम है। तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर को उसके तरफ जाना चाहिए। तो दो चीज़ें, एनएफओ और जो सेक्टोरियल या फिर थीमेटिक फंड होते हैं, आप इनसे बचें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये 6 पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप म्यूचुअल फंड में एंट्री करना चाह रहे हैं या फिर चेक भी करना चाह रहे हैं कि आपने जो फ़ंड सेलेक्ट किया है क्या वाकई में वो बेहतर फ़ंड है कि नहीं। तो ये 6 जो पैरामीटर यहाँ पर बताए गए हैं चेक करने के लिए, आप इसके आधार पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना जर्नी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा वेल्थ देखने को मिलेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको पसंद आई होंगी, जो कुछ भी मैंने बताया, कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ हो आपकी लाइफ में इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी इस चैनल पे या फिर इस वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, ये केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया जाता है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ख़रीदने या बेचने की सलाह या मशवरा, रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दिया जाता है। देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में, हर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में, चाहे कोई कितना भी कह रहा हो, ठीक है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, कुछ ना कुछ आपको रिस्क उसमें एसोसिएटेड ज़रूर देखने को मिलता है। तो जब भी आपको निवेश करना है तो खुद से पहले रिसर्च करें, आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र हो उससे डिस्कस कीजिए कि आपको निवेश करना चाहिए इस फंड में कि नहीं करना चाहिए। इसके बाद सारी चीज़ें जानने के बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।